हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिनट की सीरीज में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें जो डिस्कशन करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमें समझना है। आप लोग ये बात जानते हैं बच्चे कि यूनिवर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी बॉडी दे रखी है, ठीक है, सबके बीच अगर देखें तो एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हम नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास जनरली दो बॉडी ऐसी दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दो बॉडी हमें दी जाए। ठीक, अगर हम मान लेते हैं दो बॉडी हमें कुछ दे दी जाए, ठीक, जिनके मासेस हमको क्या हो? गिवन हो। मासेस क्या हो बच्चे? गिवन हो। मासेस क्या हो? गिवन हो। ठीक है, हमने मान लिया कि इन दोनों बॉडीज के बीच सेपरेशन डिस्टेंस क्या दे दी गई? mr। इनका मास m1 है और इसका मास कितना है? m2 है। और इनके बीच, दोनों बॉडी के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस दे दी गई वो कितना दे दी गई बच्चा? r दे दी गई। कितना दे दी गई? r दे दी गई। इसका मतलब अगर हम देखें ये सेपरेशन डिस्टेंस कितनी दे दी गई? r दे दी गई। तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। दोनों के बीच एक लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप देखेंगे तो इसका जो हमें नेचर मिलता है, ये कैसा मिलता है? नेचर अगर आप देखेंगे तो ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चा? अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये क्या करती है? बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें ये कहा जाता है कि ये बॉडी इस पर इसको अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये बॉडी क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी हम वेक्टर के फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखें, कहा गया कि ये जो मास है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है बच्चे। फिर कहा गया कि जो हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों के सेपरेशन डिस्टेंस के क्या होगा? स्क्वायर के कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है बच्चा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा होगा? जनरली अगर देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यहां से अगर हम कंबाइन करें तो यहां से हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू, यहां से हमें F प्रोपोर्शनल टू कितना बनेगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना बना? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब सर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन किया तो ये मिला। तो यहाँ से अगर देखें तो F इक्वल टू, हम अगर इसको अगर देखें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ g लगेगा और ये क्या बनेगा बच्चा? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कैसा होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये क्या नाम देते हैं बच्चा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से ये जो हमें F की वैल्यू मिली, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे यूनिवर्स में अगर देखें तो हर बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब अगर देखें तो F इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हमें देखने को मिलता है और जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर सर यहां से एक बात फिर आती है कि सर ठीक है, ये जो जी हमने लिख रखा है, ठीक, ये जी अगर देखें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे पास क्या करती है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ये क्या करेगी?
डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और अगर देखें बच्चा, इट डज नॉट ऑल्सो, इट डज नॉट, ठीक है, डिपेंड्स, और अगर देखें डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ बॉडी, ठीक है, मीडियम, ठीक है, मीडियम बिटवीन बॉडीज, मीडियम बिटवीन बॉडीज, दोनों बॉडी के अगर देखें तो दोनों बॉडी के बीच का जो मीडियम है उस बात पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे क्या नाम दे देते हैं बच्चा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक, कितना होगा बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। ये इसकी क्या मिलती है बच्चे, अगर देखें तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यहां से देखें बच्चे तो इस फोर्स के बारे में कुछ बातें हमें समझनी है कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ किसके लिए होल्ड होता है बच्चे, पॉइंट मासेस के लिए होल्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर देखें तो ये हमारे पास जो अगर देखें तो ये कैसा होता है, एक प्रकार का, एक पॉइंट और समझिए, ये सेंट्रल फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है बच्चा, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये दोनों के बीच जो हमें दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में ही हमें देखने को मिलता है, इसीलिए क्या नाम देते हैं बच्चा, इसको सेंट्रल फोर्स हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें तो ये कैसा होता है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये जनरली अगर देखें तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये कैसा फोर्स होता है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। अगर हम देखें तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, अगर देखें डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, मीडियम बिटवीन बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, ये दोनों बॉडीज के अगर देखें तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये दोनों बॉडीज के बच्चा मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर इतनी बात। तो सबसे पहली बात हमें इसके नेचर के बारे में समझना होता है बच्चा। तो इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फिर क्या समझना होता है, ये कैसा फोर्स होता है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर देखें तो यहाँ से हमें और क्या बात समझना होता है, ठीक है, कि ये कैसा फोर्स है, एक प्रकार से अगर देखें तो सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक। ये कैसा फोर्स होता है बच्चा, यहाँ से अगर देखें तो सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक। ये बात आपको डिपेंड, मतलब ये इतनी बातें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझना है। अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मीडियम, दोनों बॉडी के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम जनरली चाहे इसको एयर में रखें बच्चा, चाहे किस में रखें, वाटर में रखें, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दोनों बॉडी के बीच यही देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी बात। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है, समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे बात किया। दूसरी बात, अब यहाँ से एक और पॉइंट समझ लीजिए कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सिर्फ किसके लिए होल्ड करता है बच्चा, अगर देखें तो ये सिर्फ किसके लिए, पॉइंट मासेस के लिए होल्ड होता है। पॉइंट मासेस के लिए क्या होता है बच्चा, होल्ड होता है। ये सिर्फ किसके लिए होल्ड होता है, पॉइंट मासेस के लिए सिर्फ होल्ड होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा के चलना है कि किसके लिए होल्ड करता है बच्चा, पॉइंट मासेस के लिए होल्ड करता है। तो क्लियर। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इसे दिमाग में बिठा के चलिएगा। अब यहां से बात को काफी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चे, वेक्टर फॉर्म के बारे में, ठीक। यहां से अगर हम देखें तो वेक्टर फॉर्म हम अगर देखें कि सर इसका वेक्टर फॉर्म हमें क्या मिलेगा, इसके अगर वेक्टर फॉर्म के बारे में समझें कि इसका वेक्टर फॉर्म हमें क्या देखने को मिलेगा। यहां से अगर देखें सर तो हमें यहां से एक बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां से अगर देखें सर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे मान लें कि ये मेरे पास दो बॉडी दे रखी है, इसका मास m1 लिया और इसका मास क्या लिया बच्चा, m2। इनको अगर देखें तो इनके सेंटर से मिलाने वाली, ठीक, इनके सेंटर से मिलाने वाली ये हम लोग अगर इनके बीच डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से हमेशा मीट कराते हैं। तो ये कितना लिया बच्चा, r लिया, ये कितना लिया, r लिया, ठीक है। अब समझिएगा यहां से अगर देखें तो इस पर हमें एक ये सेंटर है, ठीक है।
अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या ले रखी है बच्चा, आर ले रखी है। क्या ले रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप देखें तो आर ले रखी है। कोई डाउट इसमें बच्चा? यहां से अगर हम देखें तो अगर इसको देखें तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है, इस पर फोर्स लगाएगा कौन लगाएगा, इस पर फोर्स कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। ठीक है, यहां से अगर देखें इस बॉडी पे फोर्स कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, F12। मतलब इस M1 मास की बॉडी पे किसकी वजह से फोर्स मिल रहा है, सेकंड बॉडी की वजह से फोर्स मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा फोर्स होगा, F21। F21 का मतलब क्या हो बच्चा, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ये बॉडी इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस बॉडी पे फोर्स किसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से। और ये बॉडी को ये बॉडी अट्रैक्ट करेगी, मतलब इस बॉडी को ये बॉडी अट्रैक्ट करेगी, और इस बॉडी को ये बॉडी अट्रैक्ट की, और इस बॉडी को ये बॉडी अट्रैक्ट करेगी। समझ पा रहे हैं ना बात को? कहने का मतलब ये बॉडी अगर देखें तो इसको अपनी तरफ खींचेगी तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, और इस पर अगर देखें तो किसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। क्लियर इतनी बात? तो यहां से अगर हम देखें तो हमें इसको क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में देखना है कि हमें वेक्टर के फॉर्म में इसका कैलकुलेशन क्या मिलेगा। तो F12 वेक्टर इक्वल टू, अगर देखें तो मॉड ऑफ F12 वेक्टर कितना मिलेगा बच्चा, यहां से मॉड ऑफ F12 वेक्टर, तो मॉड ऑफ F12 वेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, डायरेक्शन देखिए, यहां से अगर देखें तो सेकंड बॉडी, ये मेरे पास क्या है, सेकंड बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी, और ये क्या है, सेकंड बॉडी। तो F12 इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है। ठीक, तो यहां से अगर देखें तो इसका मोशन किधर होगा, इधर होगा। तो हम अगर देखें तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं। तो R12 कैप। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, G_M1 M2 अपॉन कितना बना बच्चा, R स्क्वायर। कितना बनेगा, R स्क्वायर। और ये कितना हो गया यहाँ से, R12 कैप। कितना बना, R12 कैप। क्लियर इतनी बात? यहाँ से अगर हम देखें तो आप ये बात समझ रहे हैं, यूनिट वेक्टर को A कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना होता है, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। कितना होता है, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। तो अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो G_M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये R12 वेक्टर अपॉन R मॉड ऑफ R। या फाइनली इसे आप देखें तो मॉड ऑफ R वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, G_M1 M2 अपॉन R क्यूब, और ये कितना हो गया, R12 वेक्टर। ये हमें यहाँ से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है बच्चा, F12 वेक्टर। क्लियर? अब देखिए, अब F21 निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, F21 निकालना है। तो यहां से अगर हम F21 देखिए, अब F21 क्या है, यहां से F21, ठीक है, हमें F12 मिल गया। अब F21 देखना है, F21 वेक्टर। अब फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, यही देखना है। अब ये बॉडी किधर मूव करेगी, इधर बॉडी फोर्स का डायरेक्शन देख रहा है, तो सेकंड से किधर जाएगा, फर्स्ट की तरफ। तो यहां से अगर देखें तो इसे मॉड ऑफ F21 वेक्टर इनटू कितना लिखेंगे, R21 कैप। R21 कैप मतलब ये बॉडी सेकंड से किधर जा रही है, फर्स्ट की तरफ जा रही है। F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो F21 वेक्टर इक्वल टू, ये तो वही बनेगा G_M1 M2 अपॉन कितना बना बच्चा, R स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। अब R21 कैप को लिखना चाहे तो R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। क्लियर? अब R21 वेक्टर का मॉड हमें वही R मिलेगा, तो हम इसे शॉर्टकट में लिखना चाहें तो G_M1 M2 अपॉन ये R क्यूब, और ये कितना हो गया, R21 वेक्टर। ठीक, ये F21 वेक्टर की वैल्यू हमें देखने को मिली। तो ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था हमें वेक्टर फॉर्म में। ठीक, अब चलिए यहां से अगर हम देखें, थोड़ा सा बात को समझे बच्चा, तो इतनी बात आपको ये समझ आ रही होगी तो कि हमें यहां से अगर देखें तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और केवल मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन से अलग है। तो यहां से अगर आप देखें तो F12 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, F21 वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा बच्चा, माइनस। अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये कितना होगा, माइनस F21 वेक्टर। तो हमें F12 वेक्टर और माइनस F21
F12 वेक्टर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से एक बात आप समझ रहे होंगे कि F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर इतनी बात। तो यहां से ये दो बात दिमाग में बिठा के रखिएगा कि सर अगर देखें तो F12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ठीक है, फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू सेकंड, ठीक है। और यहां से अगर देखें तो F21 वेक्टर कितना हो गया बच्चा, यहां से फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, ठीक है, सेकंड बॉडी ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट, ठीक। ये बात आपको दिमाग में बिठा के चलना है। बताइए कोई डाउट यहाँ पे, ये बात सारी क्लियर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसे काफी अच्छे से सीखिएगा। ये वेक्टर फॉर्म का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसे अच्छे से सीखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज इतना ही, ओके बाय, टेक।